Hi, my dear students, how are you? Welcome to the session. In this quick video, we are going to explore the fundamentals of critical reasoning. ये बहुत ही crucial होता है. Actually, बच्चे critical reasoning में बहुत परेशान रहते हैं. पर अगर आपकी फाउंडेशन करेक्ट है, आपको समझ में आता है कि आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है और अजम्पशन, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चंस को हैंडल करने की क्या करेक्ट अप्रोच है, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग क्विकर और इफेक्टिव हो जाती है. तो आज हम सीखेंगे कि एक आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, व्हाट इज अ प्रेमाइस, व्हाट इज अ कंक्लूजन, व्हाट इज अ फ्लॉ, लूप होल इन द आर्ग्यूमेंट, and how do you reach to the assumption, how do you weaken and strengthen the argument in general. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, अगर हम सीआर के क्वेश्चन की बात करें तो किसी भी सीआर के क्वेश्चन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. तो कौन से वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं? अगर हम उन तीन कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है आर्ग्यूमेंट, विच इज अ स्मॉल पैराग्राफ. राइट, आपको एक पैराग्राफ देते हैं, उसको टेक्निकल टर्म्स में एक आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. फिर उसके बाद आपकी क्वेश्चन स्टेम रहती है. क्वेश्चन स्टेम के अलावा आपके पास आंसर चॉइसेस रहती हैं. तो हमें तीनों एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है. राइट, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे कंपोज होती है. तो हमें क्योंकि पता है कि जैट में सीआर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आपकी एबिलिटी टू रीजन आउट एंड हाउ डू यू रीड इन बिटवीन द लाइंस टेस्ट करते हैं. हाउ डू यू एक्चुअली आर एबल टू अचीव द टास्क गिवन टू यू वाया क्वेश्चन स्टेम, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो जैसा मैंने आपको कहा कि आर्ग्यूमेंट या पैराग्राफ एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है और जितनी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आपकी आर्ग्यूमेंट की होगी उतना आप इफेक्टिवली क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे. तो जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो ये मेजर कैटेगरीज हैं जो आपको डील करने को मिलती हैं. स्ट्रेंथन, वीकनिंग क्वेश्चंस, अजम्पशन क्वेश्चंस, यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द फ्लॉ or you're asked to identify the reasoning in the given question. So these are major categories which are tested. And like the third thing I said, that you are given options and you have to pick the right answer choice. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे कंपोज होती है. तो किसी आर्ग्यूमेंट की बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है कि क्या आप क्लेम या कंक्लूजन आइडेंटिफाई कर पाए. तो कभी भी कोई भी ऑथर अगर कोई पैसेज को या आर्ग्यूमेंट को लिखता है तो वो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है, उसका एक एजेंडा होता है जिसको रीच आउट करना चाहता है. तो क्या क्लेम एस्टैब्लिश करना चाहता है या क्या कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है, ये क्लियरली मेंशन्ड होता है आर्ग्यूमेंट में. तो हमारा पहला रोल ये रहेगा कि हम कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर सके इन द गिवन आर्ग्यूमेंट. राइट, जैसे अगर आप कभी किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आप सबसे पहले उनको कहते हैं कि भाई मुझे इस कॉलेज में ले लो. सो दिस इज द कंक्लूजन दैट यू आर मेकिंग. अब इस कंक्लूजन को वैलिडेट करने के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के स्कोर्स प्रेजेंट करते हैं, आप अपने जो आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स रहे हैं या आपकी जो स्कूल कॉलेज में रिजल्ट्स रहे हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में यू ट्राई टू गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कंसोलिडेट करते हैं आपका क्लेम दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट टू बी टेकन इनटू द कॉलेज. राइट, तो जो आपने रिजल्ट प्रेजेंट किया अपने रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या स्कूल कॉलेज के रिजल्ट्स को प्रेजेंट किया या उसके अलावा जो आपका पर्सनल इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस थी, ये सारे फैक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं, ये सारे एविडेंस की तरह एक्ट करते हैं और आपके कंक्लूजन को जस्टिफाई करने में मदद करते हैं. तो हमारे किसी भी आर्ग्यूमेंट में दो क्रूशियल पार्ट्स हैं. एक तो जो कंक्लूजन या क्लेम ऑथर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और उस कंक्लूजन को वैलिडेट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए उसको हम क्या बोल देते हैं, या तो हम एविडेंस बोल देते हैं या प्रेमाइस बोल देते हैं. दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि एविडेंस तो बताया नहीं था या प्रेमाइस पता नहीं था, एक ही बात है. द स्टेटमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड टू वैलिडेट द क्लेम मेड बाय द ऑथर, दो स्टेटमेंट्स वी रेफर टू एज एविडेंस और प्रेमाइस. हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीकन द क्लेम मेड बाय द ऑथर और विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल स्ट्रेंथन द क्लेम मेड बाय द ऑथर. कोई भी आंसर चॉइस ये नहीं कहती, क्वेश्चन ये नहीं कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अटैक द प्रेमाइस. राइट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी आर्ग्यूमेंट में अगर स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का क्वेश्चन है तो आप टारगेट कंक्लूजन को करेंगे. राइट, प्रेमाइस या एविडेंस को आपको हमेशा करेक्ट ही मानना है, वो चैलेंज नहीं होता. ठीक है,
चलिए, अब उसके बाद जब आप आर्ग्यूमेंट्स को डील करते हैं तो इस तरह के आपको कंक्लूजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, वर्ड्स लाइक देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, जो आपकी लाइफ को आसान कर देते हैं और कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। सिमिलर टू ट्रांजिशन वर्ड्स जो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे कंक्लूजन इंडिकेटर्स और प्रेमाइस इंडिकेटर्स होते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लुक एट द कंक्लूजन इंडिकेटर्स, दीज आर द प्रेमाइस इंडिकेटर्स। सो बिकॉज, सिंस, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रेमाइस इंडिकेटर्स। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई कि एक आर्ग्यूमेंट में हमारे पास कंक्लूजन होगा, एक आर्ग्यूमेंट में प्रेमाइस होगा। कंक्लूजन जो ऑथर एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, एविडेंस जिसकी मदद से कंक्लूजन एस्टैब्लिश हो रहा है। नाउ देयर इज अनदर पार्ट टू द आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं या तो गैप या फिर लूप होल। ये मैं आपको एक बढ़िया आर्ग्यूमेंट लेकर समझाती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द थर्ड पार्ट विच इज दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। तो ये एक स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है, इसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। तो पढ़ते हैं, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ ऑफिस गोइंग पीपल एंड इट वॉज फाउंड दैट पीपल हु ईट 5 meals in a day are healthier and fit as compared to people who eat 3 meals in a day. Hence, तो देखिए ये हमारा कंक्लूजन इंडिकेटर हो गया, ये कंक्लूजन ऑथर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। It can be concluded that people who take frequent meals have better longevity as compared to people who take only 3 meals. तो ये तो ऑथर कंक्लूजन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंक्लूजन को वैलिडेट करने के लिए ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये पोर्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट कैसे काम करेगा, प्रेमाइस की तरह काम करेगा, राइट। ऑथर इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि पीपल हु आर टेकिंग फ्रीक्वेंट मील्स विल लिव लॉन्गर बेस्ड ऑन दिस स्टडी विच वॉज कंडक्टेड। तो आप स्टडी को काउंटर नहीं कर सकते, स्टडी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, स्टडी को आपको सही ही मानना है, राइट। सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द प्रेमाइस, प्रेमाइस को हमेशा ट्रू कंसिडर करना है, इस पे डिबेट नहीं होती। प्रेमाइस कभी टारगेट नहीं होता वीकनिंग के क्वेश्चंस में, हमेशा जो टारगेट होता है या चैलेंज होता है वो कंक्लूजन होता है व्हेनेवर द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड, ठीक है। चलिए, अब आपने प्राइमा फेसी आर्ग्यूमेंट पढ़ी तो आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगी, आप कहेंगे हाँ मैम दिस मेक सेंस, इट इज वेरी लॉजिकल। Now, but if I say that you have to identify the flaws or problems in the argument, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस आर्ग्यूमेंट को इस पर्सपेक्टिव से देखो जहाँ पे आपको मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में कुछ परेशानी या प्रॉब्लम है, तो आप कैसे बताओगे। तो अगर आप क्रिटिकली देखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, राइट, तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे कि मैम देखो ये जो स्टडी थी ये तो सिर्फ ऑफिस गोइंग लोगों पे हुई थी, पर जो इसका रिजल्ट है वो तो आपने जनरलाइज करके सब पे अप्लाई कर दिया, तो ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, दिस इज अ फ्लॉ, दिस इज अ लूप होल, राइट। सो आप चाहे फ्लॉ बोलो, चाहे गैप बोलो या लूप होल बोलो, मतलब देयर इज अ ट्रबल इन द आर्ग्यूमेंट, राइट। अब अगर हम और ध्यान से देखें तो जो आपका प्रेमाइस है उसने तो कहा था कि लोग हेल्दियर रहते हैं, जबकि जो कंक्लूजन है वो लॉन्गर लाइफ पे एसोसिएशन शो कर रहा है, ये भी एक फ्लॉ है, राइट। अब यहाँ पे कंक्लूजन ने कहा कि मील्स आर द फ्रीक्वेंट मील्स आर द सोल पैरामीटर फॉर अ लॉन्गर लाइफ, या तो ऑथर आर्ग्यूमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन करता कि भाई सिर्फ मील से ही डिसाइड होता है कि लोग कितना लॉन्गर लाइफ जीते हैं, बट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब 5 मील्स ले रहे हैं, 5 में अनहेल्दी खा रहे हैं, या कोई आपको बीमारी है उसका डिस्कशन नहीं करा, राइट। अब आप कोई भी आपका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ही इनएक्टिव है, उसका कंसिडरेशन नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री है बीपी की या हार्ट एलिमेंट्स की, वो डिस्कशन नहीं हुआ, राइट। ये तो बहुत सारे गैप्स हैं इस प्रॉब्लम में। अब जब इतने सारे गैप्स, फ्लॉज या लूप होल हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये तो परेशानी वाली बात हो गई। अब हम एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं कि हमारे पास प्रेमाइस है जिसको हम नेगेट कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो स्टडी का रिजल्ट था वो तो आप करेक्ट ही मानेंगे। अब हमारे पास कंक्लूजन आ गया, ठीक है। अब कंक्लूजन हम नेगेट करना नहीं चाहते, मतलब ये तो इस तरह के जो फ्लॉज या गैप्स दिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, ये तो हमको कंक्लूजन एस्टैब्लिश ही नहीं करने देंगे, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो ऑथर ने टच ही नहीं करे और कंक्लूजन तक पहुंच गया। अब क्या किया जाए। तो कई बार तो आपसे सीआर के क्वेश्चंस में सीधा पूछ लिया जाता है कि फ्लॉ या गैप क्या है आर्ग्यूमेंट में, तो वो मैंने अभी आपको समझाया कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच आर not taken into consideration while reaching to the conclusion, so that is basically
टर्म्ड एज अ फ्लॉ या फिर लूप होल या गैप, कैसे भी एड्रेस कर दीजिए। पर अब तो हम बड़ी दुविधा की स्थिति में ना, इस केस में हम क्या करें? हम कंक्लूजन को तो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। देखिए प्रीमाइस हम नेगेट कर नहीं सकते, कंक्लूजन हम नेगेट करना नहीं चाहते, और इस आर्ग्यूमेंट में तो घनी प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, राइट? सो व्हाट डू? वी ब्रिंग द थर्ड एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन, जिसको हम बोल देते हैं अजम्पशन। हम क्या लेकर आ गए पिक्चर में? कंसिडरेशन में अजम्पशन। अब एक्चुअली क्या होता है, आप में से कई बच्चों को एक्चुअल क्लैरिटी नहीं होती कि अजम्पशन क्या है। सो दिस पर्टिकुलर सेशन वाज इंटेंडेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एन अजम्पशन। तो अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन नेचर, ठीक है? अजम्पशन क्या है? अजम्पशन होगा इम्प्लिसिट, यानी कि हिडन इन नेचर। इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। अजम्पशन क्या है? कभी भी डायरेक्टली स्टेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, हमेशा हिडन है, राइट? तो जब आपने पहली बार ये आर्ग्यूमेंट पढ़ी तो आपने इतनी कोई परेशानियां निकाली नहीं होंगी, ये तो मैंने आपको फोर्स करके निकलवा दी, क्योंकि आपने क्या अज्यूम कर लिया पढ़ते हुए कि ये मेजर फैक्टर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स का। यू अज्यूम दैट वॉट एवर इज ट्रू फॉर अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल इज ट्रू फॉर एवरीबडी। ये आपने आर्ग्यूमेंट रीड करते हुए ही मान लिया। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, हमारे 2 विकेट गिर गए, विराट कोहली क्रीज पर आए और आपने एक साई ऑफ रिलीफ लिया, तो आपने क्या अज्यूम कर लिया कि कोहली बढ़िया खेलेंगे, तो यू अज्यूम्ड इट, राइट? इसलिए कभी भी अजम्पशन देखेंगे वो इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, वो कभी भी आपको डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता। तो आपको हमेशा किस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अजम्पशन को कभी भी ऐसे ढूंढना नहीं है पैसेज में कि ये स्टेटमेंट अंडरलाइंड है और ये अजम्पशन है। अजम्पशन कभी डायरेक्टली स्टेटेड होगा ही नहीं। तो इस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए हमने क्या अज्यूम कर लिया? हमने ये मल्टीपल अजम्पशंस ली, जो आप ले भी चुके थे, बट सिंस क्योंकि आपने क्या किया था, आपने अपने मन में ही अजम्पशंस ले लिए थे, एंड दैट इज द रीजन आपका फोर्सेबली प्रॉब्लम्स पे ध्यान गया और खुद से आप आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नहीं करते अक्सर, बिकॉज वी अज्यूम व्हाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट? सो in this case, what did we assume? We assume that if study is true for office going people, it will be also true for everybody, right? Then we said that being healthier and fit bears association with longer life. Also we considered कि जो frequency of meals है, that's the only criteria that leads to longer life, right? अब अगर आप बाकी factors को consider करेंगे तो argument क्या है? weak हो जाएगी। This is what I am trying to explain, कि पहले तो हम ये समझते हैं कि assumption ने क्या किया? assumption ने flaw को bridge कर दिया, right? So what is assumption? Assumption helps you connect the gap between the premise and the conclusion. एक बार आपने assumption पढ़ लिया, तो अगर आपको argument को weaken करना है तो आप क्या करेंगे? आप assumption को target कर देंगे, ठीक है? यानी कि इस केस में हमने क्या assumption लिया था कि भाई जो frequency of the meals है वो major factor है या only factor है to decide when you live longer. बट आप बाकी फैक्टर्स की बात कर लो कि लाइफस्टाइल भी तो एक क्रूशल फैक्टर होता है, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री है वो भी क्रूशल है, आपकी जो ओवरऑल बॉडी के पैरामीटर्स है वो भी क्रूशल है, ये भी तो क्रूशल रोल प्ले करते हैं, एग्जैक्टली करते हैं। तो आपकी आर्ग्यूमेंट क्या हो गई? वीकन हो गई। तो आपने आर्ग्यूमेंट को वीकन कैसे किया? अजम्पशन को टारगेट करके। सो हाउ विल यू वीकन द आर्ग्यूमेंट? यू विल टारगेट द अजम्पशन। कैसे आप वीकन करेंगे? यू विल टारगेट द अजम्पशन। और अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो आप क्या करेंगे? अजम्पशन को ही कंसोलिडेट कर देंगे। अजम्पशन को कैसे कंसोलिडेट करेंगे? अजम्पशन को कंसोलिडेट करने का तरीका है कि आप कह दें कि हाँ भाई लॉन्गर, अगर ये स्टडी से रिफ्लेक्ट हुआ है कि मील्स प्लेज द मोर क्रूशल रोल। एक और सर्वे में पता चला था कि जो लोग फ्रीक्वेंटली मील्स लेते हैं दे आर living longer, right? So you are trying to give more examples to strengthen, consolidate the assumption that you have taken into consideration, right? So this is how the entire game of critical reasoning question looks like. तो आप क्या करेंगे? पहले premise identify करेंगे, फिर conclusion देखेंगे, फिर you could see what are the possible flaws और gaps. उन flaws या gaps को overcome करने के लिए आप assumption लेंगे। एक बार आप assumption के step तक पहुंच गए तो फिर अगर assumption को आप target करोगे, argument weaken हो जाएगी। तो ऐसे options को ढूंढना है जो assumptions को target कर रहे हो, और अगर आप assumption को ही reinstate करेंगे तो आपकी argument क्या है? strengthen हो जाएगी। तो assumption तक पहुंचने के बाद strengthening weakening का game आपका आसान हो जाता है। I hope we are sorted with the concepts now.
तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके के पैटर्न्स हमें बड़े फ्रीक्वेंटली दिखते हैं व्हाइल वी आर कंस्ट्रक्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो देयर आर सर्टेन पैटर्न टाइप्स, 4 पैटर्न्स हैं जो अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। वो फ्रीक्वेंटली आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में अपीयर करते दिखेंगे। तो जो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा एक बार आप अगर इन पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर लेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला पैटर्न होता है वो कॉजैलिटी होता है, जिसको कॉज एंड इफेक्ट पैटर्न भी कहते हैं। तो ये वर्ड कैजुअल नहीं है, ये कॉजल है। किससे बना है? कॉज एंड इफेक्ट से। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी आर्ग्यूमेंट में एक कॉज प्रेजेंट होता है और उससे एक इफेक्ट फॉलो होता है, राइट। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको देखने की कोशिश करें, that the noises of the tractor led to Lisa's distraction from her studies. So there is a cause present. Cause क्या है? Noise is present, and the effect is what? That there is Lisa's is getting distracted, right? तो basically हमने क्या conclude किया कि cause की वजह से the effect was created. Now in this case what is the flaw कि what about other factors? या तो ऑथर प्राइमरीली बोलता कि और कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है लीजा की डिस्ट्रैक्शन के लिए। अगर ये एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होता तो आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ नहीं होता, पर अभी तो गैप है कि भाई बाकी सारे फैक्टर्स हो सकता है, लीजा इज अनवेल, हो सकता है कि लीजा इज इन जनरल डिसइंटरेस्टेड इन स्टडीज, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज बीन मेंशन्ड। सो व्हाट डू वी डू? अभी भी हमारे पास प्रीमाइस तो है ही, कंक्लूजन भी है, बट गैप है। तो इस केस में हमने कॉज एंड इफेक्ट के केस में क्या अजम्पशन लिया? वी अज्यूम्ड इन दिस आर्ग्यूमेंट दैट देयर इज नो अदर कॉज प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, आपके गैप को ब्रिज किया और अजम्पशन कंसिडरेशन में ले लिया, राइट। पर इनफैक्ट एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यू स्टडी हार्ड, यू गेट गुड रिजल्ट्स, यू गो टू जिम, यू लूज वेट, राइट, यू ईट हेल्दी सो दैट योर स्किन रेडिएट्स, राइट, यू आर डिसिप्लिन्ड, यू अचीव सक्सेस, या फिर ट्रैफिक को प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाने के लिए पार्किंग चार्जेस को इंक्रीज कर दिया, राइट, या एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। कोई भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो आर्ग्यूमेंट अगर डिमॉन्स्ट्रेट करती है, हर केस में अजम्पशन यही रहेगा दैट देयर इज नो अदर कॉज प्रेजेंट। और अगर हमें आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है तो कैसे वीकन करेंगे? यू विल पॉइंट आउट अदर कॉजेस। तो जैसे ही आपने दूसरे कॉजेस को पॉइंट आउट किया, सो उस केस में आपने आर्ग्यूमेंट को वीकन कर दिया, राइट। तो अगर आप कह दीजिए कि लीजा की तबीयत भी खराब थी इसलिए भी वो डिस्ट्रैक्टेड थी, तो दूसरा कॉज पॉइंट आउट कर दिया तो मेन कॉज वीकन हो गया। अगर मेन कॉज वीकन हो गया तो आपकी आर्ग्यूमेंट इन जनरल डैमेज हो जाएगी, राइट। अगर स्ट्रेंथनिंग की बात करें तो स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? यू विल कंसोलिडेट द अजम्पशन, यू विल वेरीफाई, राइट, यू विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट or consolidate that there is no other cause present, right? So no other cause is present. You give other examples where the cause was there and the similar effect was created, right? So that's something that we do in order to strengthen. देखिए गेम अभी भी वही है जो मैं आपको पहले समझा रही थी। अगर आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने सबसे पहले प्रीमाइज कंक्लूजन आइडेंटिफाई किया, गैप था उसको ब्रिज करने के लिए अजम्पशन को कंसिडरेशन में लिया। जैसे ही हमने अजम्पशन को टारगेट किया, हमारी आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी? वीकन हो जाएगी। और जैसे ही हमने अजम्पशन को रीइंस्टेट किया, हमारी आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो जाएगी। सो फॉर एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट दैट यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ, राइट। यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस। अल्टीमेटली इट्स कमिंग टू द सेम फंडामेंटल्स दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्फ, बट देयर कैन बी अ generalized statement that for any cause and effect relationship the assumption is that there is no other cause present, right? And if you have to weaken, you point out other causes. If you have to strengthen, you again have to validate the assumption again, right? You have to give one example possibly where the cause is present and the effect is created, right? वो भी एक तरह से आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन करने का ही है ना। अगर एक स्टेटमेंट बोल दे कि भाई ऐसा था कि लीजा के पड़ोस में स्नेहा रहती है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी ट्रैक्टर की नॉइज से, राइट। सो दैट इज कंसोलिडेटिंग दैट द कॉज इज क्रिएटिंग द इफेक्ट, राइट। सो दैट्स हाउ कॉजालिटी पैटर्न्स वर्क। आप इसको कॉज एंड इफेक्ट पैटर्न भी बोल सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर हम जो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं विच इज
what which is basically your analogy या resemblance pattern. तो इसको आप resemblance भी बोल सकते हैं, इसको आप analogy भी बोल सकते हैं, similarity भी बोल सकते हैं. तो इसको भी हम एक argument से समझते हैं. देखो, launch of rapid metro was successful in city Y and hence a proposal has been made to launch it in city X. तो हुआ क्या, Y सिटी में रैपिड मेट्रो लॉन्च हुआ और वहां पर वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया. तो उसके देखा देखी इन्होंने क्या किया, एक्स में भी लॉन्च करने का प्लान बना लिया. तो ये अज्यूम किया गया कि दोनों सिमिलर हैं, राइट. अब या तो ऑथर हमें डिटेल में बताए कि भाई पॉपुलेशन भी सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, रिक्वायरमेंट भी सेम है, जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्वेशन करी कि द कंडीशंस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऐसा तो कुछ बताया नहीं. सीधा कह दिया कि भाई वाई में सक्सेसफुल हुआ है तो एक्स में भी अप्लाई कर रहे हैं. सो समथिंग विच इज ट्रू फॉर वाई यू आर अप्लाइंग इट फॉर एक्स एज वेल. व्हाट इज द अजम्पशन, बोथ आर सिमिलर इन नेचर, राइट. फ्लॉ क्या था कि वो सिमिलैरिटीज पॉइंट आउट नहीं करी. ठीक है, फ्लॉ या गैप क्या था कि आप वो कंसिडरेशंस लेते तो सही, राइट. यू शुड हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन. आर्ग्यूमेंट को बोलना चाहिए था कि सिंस बोथ द सिटीज हैव आइडेंटिकल कंडीशंस, अगर ये स्टेटमेंट आ जाता तो फ्लॉ ओवरकम हो जाता. अब ये स्टेटमेंट आया नहीं, तो फिर हमने आर्ग्यूमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए, गैप को ब्रिज करने के लिए अज्यूम क्या कर लिया, व्हाट इज द अजम्पशन, दैट बोथ द सिटीज आर आइडेंटिकल इन नेचर, या कि उनकी कंडीशंस क्या है, सिमिलर हैं, राइट. अब अगर हमें आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है, अगर हमें आर्ग्यूमेंट को डैमेज करना है, तो आप कह दीजिए दोनों सिटीज सिमिलर नहीं है, आप डिसिमिलर पॉइंट्स को पिक कर लीजिए. ठीक है, और अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो यू पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज, राइट. सो दैट्स हाउ you point out the similarities, right. So that's how analogy pattern works, right. तो आपके एक फ्रेंड ने तैयारी करी MBA वाला से, उसका रिजल्ट बढ़िया आ गया, तो आपने भी MBA वाला में इनरोल कर लिया. आपने क्या अज्यूम किया, that if he has been able to do good, I will also be able to do good, right. अब अगर आपको अजम्पशन अज्यूम करना है तो ये करेंगे, बोथ आर सिमिलर. अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो सिमिलैरिटीज़ की, उसका बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड सेम है, एकेडमिक सेम है, IQ लेवल सेम है. और अगर आपको वीकन करना है तो मे बी आप कह सकते हो कि यार मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे को तो 8 घंटे से 10 घंटे तो ऑफिस में ही बिताने होते हैं, मैं कैसे, उसके साथ ये कंडीशन नहीं थी, वो सिर्फ उसने गैप ईयर ले रखा था. तो इस तरीके से जैसे ही आपने क्या किया, आपने डिसिमिलैरिटीज़ को पॉइंट आउट कर दिया, आर्ग्यूमेंट आपकी वीकन हो जाएगी, राइट. सो इफ यू आर pointing out the similarities, you will strengthen the argument. If you point out the dissimilarities, you are trying to what, you are trying to weaken the argument. And this is applicable to any analogy pattern, right. So that's how the second pattern works, जिसको आप analogy भी बोल सकते हो, जिसको similar patterns भी बोल सकते हो, resemblance भी बोल सकते हो, right. Let's come to the next pattern, right. So द नेक्स्ट इज सैम्पलिंग पैटर्न. तो सैम्पलिंग में क्या होता है, एक छोटे ग्रुप पे कोई एक स्टडी कंडक्ट करते हैं और उसका रिजल्ट आप लार्जर मासेस पे अप्लाई कर देते हो. ठीक है, तो आप इस केस में अज्यूम क्या करते हो, दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर. सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, मतलब इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए एक ऑफिस में 60 एम्प्लॉयज, और जो कंपनी के CEO हैं उनको फीडबैक लेना है दैट हाउ इज द एग्जीक्यूशन गोइंग ऑन. तो वो 60 लोगों से ना मिलके 2 या 3 लोगों को बुला लेता है और उनसे फीडबैक ले लेता है. अब उस फीडबैक के बाद वो कोई भी चेंजेस हैं तो फीडबैक को कंसिडर करके चेंजेस करेगा. अब इस केस में क्या अज्यूम किया गया कि ये जो 2-3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये जस्टिस कर पा रहे हैं, द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जर मासेस. आपने क्या अज्यूम किया कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जर मासेस, यही तो CEO कंसिडर करेगा, राइट. अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ने बोला दैट CEO हैड टू टेक अ फीडबैक फॉर द कंपनीज प्रोग्रेस, सो देयर वर 3 people who were nominated to meet the CEO, and based on the inputs given by the 3 employees, the following changes have been made. So what did the assumption the CEO made, that these 2-3 people will be adequately able to give the exact picture of what's happening in the company, यानी कि सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, राइट. अब गैप क्या है कि इनिशियली आपने बताया ही नहीं कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है. अब आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है तो आप कह दीजिए कि CEO के नीचे वाली पोजीशन पे जो मैनेजर था उसने अपने फेवरेट बंदों को भेज दिया सो दैट द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी हाईलाइटेड. तो द मोमेंट यू से दैट सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट वीकन हो गई. देखिए फंडामेंटली हम उसी ऑपरेशन पे, उसी कहानी पे काम कर रहे हैं. आप कोई भी
पैरामीटर लीजिए, प्रेमाइस था 2-3 लोगों पे जो ऑब्जर्वेशन है वो 60 पे अप्लाई कर दी, राइट। सो premise क्या है कि feedback of 2-3 people was taken into consideration and then the general application was made on the larger group. So gap is कि बोला नहीं ना कि ये 2-3 जो लोग हैं ये represent कर रहे हैं rightly या नहीं, but आपको तो argument establish करनी है। तो आपने क्या assumption ले लिया, आपने assumption ये ले लिया कि भाई sample representative है। आपने देखा होगा ना, स्टडीज ने शो किया है कि अगर आप शुगर खाते हो तो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी वीक होने लग जाती है, तो आपने शुगर खाना छोड़ दिया, राइट। पर वो कितने लोगों पे वो स्टडी हुई थी ये तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की, आपने अज्यूम कर लिया कि हाँ स्टडी हुई है तो दैट इज इन जनरल ट्रू। तो आपने ये मान लिया अज्यूम कर लिया दैट whatever was the sample of that particular study, that was representative, and that is representative for everybody who is consuming sugar in general, right? So what is the assumption? Sample is representative. Argument को weaken करेंगे तो you will say, you damage it, you say that sample is not representative, right? जैसा मैंने आपको कहा कि मैनेजर ने अपने फेवरेट बंदों को भेज दिया ताकि कंपनी के लूप होल सीईओ तक ना पहुंचे और उसकी रेपुटेशन खराब ना हो, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो आप शो कर दो, डेमोन्स्ट्रेट दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, वही रीइंस्टेटिंग द अजम्पशन। आप ये कह दीजिए कि उस कंपनी में एक पोल हुआ था, राइट, या फिर इलेक्शंस हुए थे जिससे 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आइडेंटिफाई हुए जो जाके सीईओ को रिपोर्ट करेंगे, तो वो सर्वसम्मति से हुआ। तो इन दैट केस यू आर जस्टिफाइंग दैट द सैंपल वाज रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स यू आर स्ट्रेंथनिंग और वैलिडेटिंग, right? So that's how the entire process of strengthening, weakening and assumption works. एक और pattern है which is a planning pattern, that's the last pattern. तो प्लानिंग में क्या होता है, देर इज अ प्रॉब्लम एंड इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू मेक अ प्लान। सो व्हाट इज द अजम्पशन? आप कभी भी कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट करने जाते हैं तो जब आप कोई भी प्लान बनाते हैं तो आपका अजम्पशन क्या होता है? देर इज नो प्रॉब्लम विद द प्लान। ठीक है, सपोज करो हमने प्लान बनाया कि आज हम 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो हमने क्या अज्यूम किया कि हमारे 4 घंटे में हमें को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हो सकता है उस टाइम लाइट चली जाए, राइट, या इट्स रेनिंग वेरी हेविली, या आपके घर पे सरप्राइज गेस्ट आ जाए, राइट, आपका फ्रेंड आ जाए, या आपकी तबीयत खराब हो जाए, राइट। तो इन दिस केस ये तो आपकी आर्ग्यूमेंट वीकन हो गई व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स विद द प्लान, राइट। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपने सोचा कि मैं 1 साल तैयारी करके कैट का पेपर दूंगा, बट उसी साल आपको एक बहुत बढ़िया ऑफर आ गया, या फिर आपको एक यूएसए जाने की एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आपका जो ओरिजिनल प्लान था कि यू विल बी एबल टू टेक आउट 3 to 4 आवर्स फॉर योर कैट प्रेपरेशन, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हर्डल आ गया। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आपका जो ओरिजिनल प्लान है वीकन हो गया। बट जब आपने इनिशियली क्लासेस के लिए इनरोल किया तब आपने क्या अज्यूम किया था कि स्मूथलेस रहेगा, सीमलेस रहेगा, राइट। सो वीकनिंग इज यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद द प्लान। अब कोई भी प्लान हो सकता है, राइट। पार्किंग की समस्या बढ़ गई है तो मेयर ने सिटी के एक प्लान बनाया कि पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाए। तो अजम्पशन क्या है कि पार्किंग फीस बढ़ेगी तो लोग प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे स्विच करेंगे। एक्चुअली एग्जैक्ट अगर प्लान स्मूथली फंक्शन करे तो इसी तरह से सोचा जाएगा, बट वीकन करना है तो लोग कह देंगे कि भाई जितना पैसा उनको पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे लग रहा है उतनी तो वो बहुत इजीली पार्किंग फीस अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो आपका क्या हुआ, प्लान चौपट हो गया। सो व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स विद द प्लान, so you're basically doing what, you are weakening the argument, और strengthen करने के लिए you will give solution to those particular problems, ठीक है, give solution to the problems, ठीक है। सो ये आपके 4 पैटर्न्स है, कॉजैलिटी, प्लानिंग, रिजेम्बलेंस एंड एनालॉजी। इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस बहुत ही ईज आउट हो जाएगा। एंड प्लीज बी वेरी क्लियर ऑफ द फंडामेंटल्स, प्रीमाइस, कंक्लूजन, गैप. The gap is bridged by assumption. You target the assumption to weaken, reinstate the assumption to strengthen. I hope you really enjoyed the session. You got good insights to tackle the CR questions. Keep working hard. All the best.